नमस्कार। आमने सामने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं श्रीमती ममता शर्मा, अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग। ममता जी, आमने सामने में आपका स्वागत है। यूएन का जो भी जेंडर इक्वालिटी इनइक्वालिटी इंडेक्स आया है, उसमें ये दिख रहा है कि साउथ एशिया में भारत सिर्फ अफगानिस्तान से ऊपर है जहां तक नारी की स्थिति, औरत का स्टेटस देखा जाता है। आप क्या कहती हैं? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि ये जो जेंडर डिफरेंस आ रहा है और हम दूसरे नंबर पे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सच पूछिए तो इसमें सबको, जो लोग हैं जो फीमेल फिटिसाइड के लिए डिटेक्शन करवाते हैं, अपनी उनको मानसिकता बदलनी पड़ेगी। जब तक मेंटल एटीट्यूड में फ़र्क नहीं आएगा, तब तक मैं नहीं मानती कि कुछ हम चेंजेस ला पाएंगे। हम एक्ट बना देते हैं, हम कानून बना देते हैं, लेकिन बड़ी सख्ती से जब तक उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, मैं नहीं मानती कि कुछ नतीजे पे हम पहुंच पाएंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेवारी किसकी बनती है? देखिए, इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेवारी तो ये है कि ख़ास तौर से मैं ये मानती हूँ कि अगर कहीं आपको कोई केस इस तरह के पकड़ में आते हैं, तो पहले तो हॉस्पिटल्स को सीज किया जाए, उनकी मशीन्स बिल्कुल वहाँ से हटा दी जाएं, और मतलब सख्त कदम आपको लेने पड़ेंगे। और उन सख्त कदमों के बाद भी जो चुपचाप, अब एक बात और मैं कहना चाहूंगी बीच में काट के, कि हमने ये देखा है कि ये अर्बन एरियाज में ही ज्यादा है, रूरल में बहुत कम है, क्योंकि वो ना तो डिटेक्शन के बारे में जानते हैं कि ऐसी कोई मशीन्स भी आ गई हैं कि हमें ये पता चल जाएगा। अब तो जानने लग गए हैं ममता जी, अनफॉर्चुनेटली। मैं आपको बताऊं, आज भी परसेंटेज वो नहीं पहुंची है जो अर्बन एरियाज की है। आपको जितना जो सेक्स रेशो जो डिक्लाइन कर रहा है, आप अगर इसके भी डेटाज लेंगे और सर्वे कराएंगे तो अर्बन और एजुकेटेड में ज्यादा है। ये बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। लेकिन जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है, वो ये भी तो चीजें लेता है कि विमेन एम्पावरमेंट, लेबर रेशियो, विमेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इन सब चीजों में भी भारत नीचे गया है। इनके बारे में आप क्या? मेरा मानना ये कि हम एम्पावरमेंट की बात तो करते हैं, लेकिन जब तक हम हेल्थ और एजुकेशन की तरफ नहीं जाएंगे, तब तक हम एम्पावर नहीं कर सकते विमेन को। दूसरी बात यह कि हम सिर्फ एम्पावरमेंट की बात करते हैं, अब हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट की भी बात करनी चाहिए। जब तक हम इन सब इश्यूज को नहीं लेंगे, मैं थोड़ा सा वो करती हूँ कि हम किसी अच्छे जो आउटपुट मिलने चाहिए उस पर हम नहीं पहुँच पा रहे हैं। आप एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष हैं, नेशनल कमीशन फॉर विमेन। ये विमेन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एपेक्स बॉडी है हिंदुस्तान में, इनफैक्ट दी ओनली बॉडी। आपको क्या लगता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि एनसीडब्ल्यू डजंट हैव टीथ? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानती। मुझे कई लोग कहते हैं कि ये बॉडी तो टीथलेस है। मैंने कहा नहीं, हम देखिए कॉग्निजेंस भी लेते हैं। उसके अलावा जब पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हम समन भी करते हैं। जैसे भी आपने गाजियाबाद में मृणालिनी वाले केस में किया है, मृणालिनी वाले में किया है, भंवरी देवी में किया है, कॉग्निजेंस लिया है मैंने। और ये जो एक विच हंटिंग का केस था वाला भीलवाड़ा में, उसमें भी मैंने लिया है। भट्टा पारसौल में भी हमने लिया है। और भट्टा पारसौल का तो मैं आपको ये बता दूं कि इतना जो वहाँ पुलिस के खिलाफ जो दर्ज हुई रिपोर्ट्स और फिर गिरफ्तारियां हुई, वो सबसे पहला इनिशिएटिव एनसीडब्ल्यू ने ही लिया। वो जब महिलाएं आई तो मैंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। उस कमेटी ने एक एक महिला से अलग अलग बात करके काफी देर तक, और फिर जाके जब हमने पूरे रिपोर्ट अपनी भेजी, तब जाके केसेस दर्ज हुए। जैसे आपने बात करी थी कि आउटपुट होना चाहिए, तो इन सब में आउटपुट क्या रहा, खास करके भंवरी देवी वाले केस में? देखिए, भंवरी देवी वाला केस तो जैसे ही हमने कॉग्निजेंस लिया 5th को, 1 को वो किडनैप हुई, 5 तारीख को हमने कॉग्निजेंस ले लिया, 9th को हमने डीजीपी राजस्थान और जोधपुर पुलिस को चिट्ठी भी लिखी। और फिर उसके बाद केस चला गया सीबीआई में, और सीबीआई के बाद चला गया कोर्ट में। तो जब केस सब जुडिस हो जाता है, फिर कमीशन कुछ नहीं करता। लेकिन आपको एज अ पर्सन, मैं तो कहूँगी एक औरत की तरह, आपको नहीं लगता कि ये जो इतना लंबे डिले किया, इस पे हमने एक स्टैंप लगा दी कि वो जिंदा तो नहीं वापस आएंगी शायद? देखिए, मैं तो वो स्टैंप नहीं लगाऊंगी कि वो जिंदा नहीं आएंगी। हो सकता है आ भी जाएं, लेकिन एक ये हमारे कयास है कि वो जिंदा नहीं है, उसको मार दिया गया है, और बीच में आपके मीडिया ने दे दिया कि वो नर्मदा में उसकी डेड बॉडी को फेंक दिया गया है।
तो ये तरह तरह की बातें जो हैं ये मीडिया से ही निकल के आई हैं। लेकिन अगर आप कहें कि कोई खास तथ्य निकल के आ गया हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन तथ्य तो इसलिए निकल के नहीं आ रहा ना, क्योंकि जिन लोगों को उस तथ्य को निकालना चाहिए वो उसको ढकने में लगे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, मैं इस बात से डिफर करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सीबीआई अपनी एक इंडिपेंडेंट वो है और वो अपना काम कर रही है। और धीरे धीरे आप देखिए, मुझे लग रहा है कि जैसे उन्होंने शहाबुद्दीन को पकड़ा है, उसके बाद कुछ राज खुले हैं, तो आप देखिए किस नतीजे पे केस पहुंचता है। उसके बाद अगर कुछ करना हुआ तो भी एनसीडब्ल्यू चुप नहीं रहेगा। डायन वाले ये जो केस हो रहे हैं, विच क्राफ्ट के अंदर मारा जा रहा है, निकल के अक्सर ये आता है कि बात असल में ये नहीं होती, या तो औरत विडो होती है या फिर उसकी प्रॉपर्टी हथियानी होती है। आप क्या कहती हैं? देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि ये जो विच हंटिंग वाला जो क्राइम है, ये झारखंड में भी बहुत है, ये आपका वेस्ट बंगाल में भी बहुत है, बिल्कुल, राजस्थान में भी है। तो ये एक अनएजुकेटेड लोग जो हैं, जो जिसे कहना चाहिए कि देवी देवताओं में गलत रूप से विश्वास करते हैं। देवी देवताओं में हम भी विश्वास करते हैं, लेकिन जो किसी के गलत रूप से जो विश्वास किया जाता है, उसका कहीं ना कहीं एक ये नतीजा होता है कि वो इस तरह के केस में। और मैंने ये देखा है कि कोई अगर बहुत गरीब है और जिसका कोई मददगार नहीं है, उन महिलाओं के खिलाफ ये ज्यादा हो रहा है और ये बड़ा गलत है। इसको खत्म करने के लिए देखिए, सरकार कोई सी भी हो, मैं किसी सरकार के पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेप लेना बहुत जरूरी है। एनसीडब्ल्यू में किस स्टेट से मैक्सिमम केसेस रजिस्टर होते हैं? आपके पास 33 हेड हैं आई थिंक, जिनके अंडर केसेस रजिस्टर हो सकते हैं। देखिए, हमारी हालत ये है कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के हो रहे हैं, एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद। हमने बहुत चिट्ठियां लिखी उनको, हम आए दिन वहाँ सीएस को भी चिट्ठी लिखते हैं, डीजीपी को भी लिखते हैं। और ये जो गाजियाबाद और ये सारा जो एरिया है, नोएडा, ये जो बेल्ट है बहुत ज्यादा है। रूरल एरियाज के तो केसेस ही बहुत कम आते हैं। जैसे पिछले दिनों में वाराणसी गई थी, तो वहां ऐसे ऐसे केसेस थे कि वो तो हमारे पास आते ही नहीं है, वहीं पे ही दब के रह जाते हैं, क्योंकि गरीबी इतनी है। और एक और मैं आपको बताऊं, ज्यादातर जो केसेस हो रहे हैं वो दलित महिलाओं के साथ हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और वो महिलाएं कम हैं, नाबालिग लड़कियां ज्यादा हैं। तो मतलब हम ये कहें कि जो हम बात करते हैं कि अगर विमेन एम्पावर हो जाएगी तो वो अपने साथ औरतों को बढ़ाएगी या निकालेगी, ये झूठ है, ये गलत है? नहीं, ये तो मैं नहीं कहूंगी कि ये झूठ है, लेकिन अगर महिला कुछ और ही नहीं कह रहे। नहीं, अगर महिला मुख्यमंत्री है या महिला किसी कुर्सी या ओहदे पे बैठी हुई है, तो उनको अब ब्लॉक लेवल पे जाना चाहिए। ये जो हम एयर कंडीशन कमरों में बात करते हैं, इस बात को खत्म कर देना चाहिए। मैं सोचती हूँ कि जब तक आप पंचायत में नहीं जाएंगे, जब तक आप रूरल एरियाज के ग्रास रूट में नहीं जाएंगे, तब तक इन बातों को खत्म करना बहुत मुश्किल है। सर्व शिक्षा अभियान में गर्ल ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा आया है इस बार, एनसीडब्ल्यू उसके बारे में कुछ सोच रहे हैं? देखिए, इसकी कोई कंप्लेंट या ऐसा कुछ मेरे पास इसका आया नहीं। आप लोग नया कंप्लेंट के कार्य नहीं कर सकते? जनरली अच्छा। ऐसा होता है कि कंप्लेंट आ जाती है तो हम करते ही हैं, और नहीं भी आता तो जैसे डायन वाले केस में नहीं थी मेरे पास कंप्लेंट, उसके बाद भी हमने किया। भंवरी वाले केस में नहीं थी कंप्लेंट, फिर भी मैंने किया। तो विमेन और इनफैक्ट गर्ल्स एंड एजुकेशन से जुड़े कुछ सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आमने सामने ममता शर्मा जी के साथ जारी रहेगा, तो देखते रहिए, कहीं जाना नहीं। जो जगाए शक्ति का एहसास, गौमृत प्योर प्लस घी, स्वाद भी शक्ति भी। देखिए गोरबंद रविवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण गुरुवार शाम 6:30 बजे, सिर्फ ईटीवी राजस्थान पर। बड़े शहर मतलब बड़ी उम्मीदें, बड़े कामकाज, इसलिए यहाँ लोग भी बसते हैं बड़ी तादाद में। यहाँ की हर बात होती है बड़ी, और उन बातों का होता है बड़ा असर भी। इसीलिए राजस्थान के 6 बड़े शहर और शहरवासियों की हर खबर देखिए अपनी सिटी में, रोज रात 10 बजे। उसके सह प्रायोजक है जयपुर विकास प्राधिकरण।
पार्टी का मिशन 2013 आरक्षण का अंत। बिजली की चोरी रोके, प्रदेश को आगे बढ़ाएं। CCDU राज्य जल व स्वच्छता मिशन। वाटर हार्वेस्टिंग अपनाएं पर्याप्त जल के लिए, सुखद कल के लिए। गौमृत प्योर प्लस घी, स्वाद भी शक्ति भी। एक ऐसी चिकित्सा विधा जहां मिले सभी रोगों का नैसर्गिक तोड़, वो प्राकृतिक उपचार का वैज्ञानिक आधार, आयुष्मान होने का वरदान देती प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद का नहीं है कोई जोड़। देखिए आयुर्वेदा हेल्थ शो रविवार सुबह 10:30 बजे। आज की नारी चुनाव केवल संवारती है अपने घर को, अपने परिवार को, बल्कि करती है समाज को भी संस्कारित। हम आपको दिखाते आए हैं ऐसी ही महिलाओं की कहानी खुद उन्हीं की जुबानी। तो देखना न भूलें मिसेस भाग्यशाली हर सोमवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ टीवी राजस्थान। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आमने सामने में हमारे साथ हैं ममता शर्मा। ममता जी, जैसे मैं कह रही थी कि अब हम लोग बात कर रहे हैं नारी को शिक्षित करने की, और यहाँ पे गर्ल्स ड्रॉप आउट रेट बढ़ता जा रहा है, जिसका एक बड़ा बेसिक सा रीज़न निकल कर आया है कि गर्ल्स के पास स्कूल्स में टॉयलेट्स नहीं हैं। तो क्या आप लोग कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते बिना कोई अर्जी डाले? देखिए, ये जो आपने बात कही है, मैं फिलहाल अभी राजस्थान गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ कि हमने जो, क्योंकि मैं तो चुनाव लड़ती हूँ बूंदी से, और मैंने बूंदी में जो देखा वो मैंने ये देखा है कि अगर अब हम ये कहें कि टॉयलेट्स नहीं है तो गलत है। हर स्कूल में टॉयलेट है। एक प्रॉब्लम जरूर मैं मानती हूँ कि प्राइमरी जहाँ स्कूल है वहाँ मिडिल होना चाहिए, और कम से कम सीनियर सेकेंडरी तक का स्कूल गांव में भी होना चाहिए। मतलब लड़कियों को दूर ना भेजें, इसलिए ड्रॉप आउट हो रही हैं। इसलिए क्योंकि उनकी जो क्या कहना चाहिए कि जो मेंटालिटी है वो तो यही है कि नहीं, हम गांव वाले हैं और हमारे यहाँ बुरा मान जाएंगे, लड़की को हम दूर नहीं भेज सकते। और जिस तरह के केसेस हो रहे हैं ये भी एक भय पैदा करने वाली बात है। हाँ, क्योंकि 2009 से लेकर 2011 तक जयपुर और राजस्थान में विमेन क्राइम राइज हुआ है। हाँ, राइज हुआ है, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। तो ये तो एक सोशल फेलियर भी तो हुआ ना कि हम अपनी बच्चियों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। नहीं, देखिए मैं ये तो नहीं मानती हूँ, क्योंकि गाँव वाले जो हैं वो बेचारे इतने ना तो पढ़े लिखे हैं, और कई गांवों में तो वैसे तो अब कहते हैं कि 100% गांव इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ चुके हैं, लेकिन आज भी मैं मानती हूँ कि 100% नहीं, कुछ कम है, काफी कम है, काफी कम है। तो जो गांव में जैसे लाइट नहीं है, टीवी नहीं देख पाते हैं, हालांकि उनके पास कोई सारे या आपके सारे चैनल्स नहीं है, सिर्फ नेशनल जो आता है डीडी वो है, उससे भी उनको काफी ज्ञान मिलता है। कई बातों में वो स्ट्रांग बनते हैं उसे देख के। तो ये भी एक ड्रॉबैक है कि वो ये नहीं पढ़ पाते, देख नहीं पाते कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। और एक जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि जो प्रिंट मीडिया है वो भी गांव तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये कई बातों को लेके जो ये डिक्लाइन कर रहा है रेशो आपका एजुकेशन के, उसमें भी इसके कई रीजन। हमारी प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल ने कहा है कि गर्ल्स को जूडो और कराटे सिखाया जाए जिससे कि वो सेल्फ प्रोटेक्शन कर सकें। देखिए, उन्होंने कहा है तो सच ही कहा है, क्योंकि सेल्फ प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन एक ये भी तो सच है ना कि जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस हैं जो अब्यूज के, वो डोमेस्टिक होते हैं। रेप के केसेस, मॉलेस्टेशन के केसेस भी डोमेस्टिक होते हैं। देखिए, उसका एक रीजन है। जैसे अभी दिल्ली में एक सर्वे आया था, और उस सर्वे में आया कि मैक्सिमम रेप्स जो हैं वो मॉर्निंग 6 to 12 होते हैं।
मतलब ये रेशो बड़ा एक दहलाने वाला था। जब पता किया तो ये पता चला कि उस टाइम जो बहला फुसला के लोग ले जाते हैं लड़कियों को, वो या तो कोई पड़ोसी होता है या कोई दूर का रिश्तेदार होता है, वो ले जाते हैं। और चूंकि रात भर गश्त और ये होती रहती है, कहीं अगर जरा सा भी शोर होता है तो पुलिस भी अलर्ट होती है। ये मॉर्निंग टाइम ऐसा होता है जहाँ सब थोड़ा सा रिलैक्स होता है। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि लड़कियों को जूडो कराटे सिखा दें प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन असली जरूरत तो मानसिकता बदलने की है, वो बात नहीं। देखिए, मानसिकता तो पुरुषों को बदलनी ही पड़ेगी। मैं नारी की मानसिकता बदलने की बात कर रही हूँ, नारी की भी और पुरुष की भी, दोनों को। क्योंकि पुरुषों को ये सोचना पड़ेगा कि आज हम मोलेस्टेशन का कोई केस है, चलती लड़की को हम छेड़ रहे हैं, उनको ये भी सोचना पड़ेगा कि घर में मेरी बहन भी बैठी हुई। जैसे हम कहते हैं हम जूडो कराटे सिखा दें, लेकिन जो लड़की बड़े होते के साथ अपनी माँ को वर्बल एंड फिजिकल एब्यूज, मारपीट और जबान का एब्यूज तो हमारे देश में बहुत ज्यादा है, इमोशनल एब्यूज बहुत ज्यादा है, वो होते देखती है तो वो ग्रांटेड लेती है कि ये मेरी किस्मत है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो मेंटल एटीट्यूड बदलना क्या जरूरी नहीं है? दोनों बात है, दोनों बात है। मैं आपकी बात मानती हूँ कि एक ये लेती है कि ये तो मेरे साथ भी होना ही है, और दूसरी बड़ा स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है कि नहीं, मैं ये मेरे साथ नहीं होने दूंगी। ये भी है। कई सास हैं वो ये सोचती हैं कि नहीं, मेरी सास ने मुझे तंग किया था तो इसको भी परेशान करूं। लेकिन कई सोचती हैं कि मैं नहीं करूं। नहीं, कई ये सोचती है कि जो मेरे साथ हुई है, जो घटनाएं मैंने भुगती हैं, वो ये ना भुगते, इसको कम से कम मैं अच्छे से रखूं। आप जैसे बच्चों की टेक्स्ट बुक्स देखते हैं, मैं स्टीरियोटाइपिंग की बात करूंगी, आज भी आप नर्सरी या केजी की भी किताब खोल के पढ़ें, अगर एक हैप्पी फैमिली का सीन दिखाते हैं तो पिता को तो सोफे पे पांव रख के अखबार पढ़ते दिखाते हैं, और माता या तो बुनाई लेके बैठी होंगी, या सब्जी काट रही होंगी, या किचन में खड़ी होंगी। ये तस्वीरें बच्चों को सबकॉन्शियसली अफेक्ट करती हैं, गर्ल्स और बॉयज को। आप कुछ ऐसा कदम उठाने की सोच रहे हैं कि स्टीरियोटाइपिंग इन बुक्स, फिल्म्स, एडवर्टाइजमेंट्स को कहीं ना कहीं रोका जाए? देखिए, ये जो एडवर्टाइजमेंट हैं, ये तो कई बहुत गलत आते हैं, बहुत ज्यादा। और मैंने उसके लिए अंबिका जी को चिट्ठी भी लिखी है कि इनको रोकने के लिए आपको कोई ना कोई उपाय जरूर करने चाहिए, इन पे रोक लगनी चाहिए। जिस तरह के एड्स आ रहे हैं, बिल्कुल एड किस चीज का है और आप बिल्कुल नग्नता उसमें दिखा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। मैंने उनको चिट्ठी लिखी है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि देखिए, हम जिस देश में रह रहे हैं उसमें ये तो है ही कि महिला को घर का काम तो करना ही है। और जब हम महिला के लिए कहते हैं कि महिला घर से भी निकलती है, घर संभाल के निकलती है, आगे घर फिर संभालती है, शाम को आके खाना बनाती है, तो ये हमारे हिंदुस्तान की तो जो संस्कृति है, इसे चेंज तो आना चाहिए। लेकिन जनरली धीरे धीरे आएगा। मैं नहीं मानती कि आप चाहे कि ड्रास्टिक चेंज सडनली आ जाए, ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन आएगा, आना चाहिए, आ रहा है, बड़ी बड़ी फैमिलीज में आने लगा है, ऐसा नहीं है। आपकी एनसीडब्ल्यू की जो रिपोर्ट्स फाइल होती हैं वो बाइंडिंग होती हैं, या जैसे आपके एक सैयदा हमीद, आपकी ही यहाँ की मेंबर थी, जिन्होंने वो किताब लिखी है दे हैंग 12 वुमेन इन माय गैलरी, बहुत ही डिस्टर्बिंग बुक है, तो रिपोर्ट्स बाइंडिंग होती हैं या बस वो फिर चली जाती हैं? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो भी कंप्लेंट आती है उस पर तुरंत हमारी कार्रवाई होती है। और मेरे गए बाद तो कई केसेस ऐसे भी, मैं तो ये कहूंगी 20% केसेस ऐसे होंगे कि मैंने उनको फोन पे ही सॉर्ट आउट किया। लाइक गाजियाबाद का केस है, एसपी गाजियाबाद से बात की, उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं, रिपोर्ट दर्ज करो। जनरली एक सबसे पहले तो ये आती कि लोग FIR लॉन्च नहीं करते। कुछ सवाल और करना चाहूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हम अभी वापस आते हैं। देखते रहिए आमने सामने। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ है ममता शर्मा, NCW की चेयरपर्सन। ममता जी, हम लोग बात कर रहे थे कि पुलिस के साथ आपको बहुत एक क्लोज कनेक्शन में कार्य करना पड़ता है, लेकिन हमारी तो पुलिस सबसे ज्यादा डिसेंसिटिव है विमेन इश्यूज की तरफ। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि 100% है, 90% है, फिर भी है। ये आप सही कह रही हैं कि कई बार तो मतलब जो एक SHO का काम है उसके लिए फोन करना पड़ता है SP को। ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि अगर कोई महिला पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने जाती है तो उसकी बड़ी मुश्किल से रिपोर्ट दर्ज होती है। 100% केसेस की मैं बात नहीं कर रही हूँ, बट कुछ होता है ऐसे, कुछ नहीं, काफी कुछ होता है। तो उसके लिए मैंने कई केसेस तो ऐसे हैं कि मैंने फोन पे ही सॉर्ट आउट किए हैं। जैसे आप बता रहे थे, आप रिपोर्ट दर्ज करिए, क्यों नहीं किया आपने रिपोर्ट दर्ज। अब वो महिला रिपोर्ट दर्ज हुए बाद इन्वेस्टिगेशंस चलता रहते हैं, लेकिन वो थोड़ी संतुष्ट हो जाती है
बिल्कुल कि सही कम से कम रिपोर्ट तो दर्ज हो। पुलिस कह रही है कि जो एंटी डॉरी लॉ है वो कहीं ना कहीं मिसयूज हो रहा है, जो मतलब लड़कियां इन लॉज को या अपने हस्बैंड को तंग करने के लिए एंटी डॉरी लॉ का मिसयूज कर रही हैं, तो उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, तो इसके रिपरकशंस क्या होंगे? देखिए, चेंजेस तो मुझे नहीं लगता, बल्कि मैं कहती हूँ कि इस कानून को और सख्ती से लागू करना चाहिए, क्योंकि डॉरी डेथ्स अभी भी हो रही हैं। अभी भी हो रही हैं। अगर हम ये कहते हैं कि नहीं हो रही हैं तो हम डिनाई कर रहे हैं, मतलब गलत कर रहे हैं। होती हैं, लेकिन एक बात मुझे नहीं समझ में आती कि कई बार क्या होता है कि सास ससुर पति, उसके बाद ननद भी जो 1000 किलोमीटर दूर रह रही है, उसका भी नाम ले दिया जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा तो रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि सच को सच रखें, उसको सच को एकदम जो उनका मन का दुख है उसको लॉ में नहीं जाने दें, लॉ में ना जाने दें। और अगर वो रिपोर्ट दर्ज करते हैं तो 498 की तो कार्रवाई होती ही होती है। अभी आप एक औरतों के लिए अधिकार अभियान स्टार्ट कर रही हैं, छेड़ रही हैं, जिसमें कि विमेन को अवेयर किया जाएगा कि उनके राइट्स क्या हैं। हमें उसके बारे में बताइए। देखिए, उसके बारे में महिला अधिकार अभियान को अभी हमने 4 स्टेट्स में लिया है जी। उसमें राजस्थान है। स्टार्ट हो गया वो? हाँ, 19 नवंबर से करेंगे, क्योंकि श्रीमती गांधी का उस दिन जन्मदिन आता है। नहीं, फिर आप ऐसा करेंगी तो स्मृति ईरानी जी कहेंगी कि प्रो कांग्रेस है एनसीडब्ल्यू। देखिए, अगर स्मृति ईरानी जी इंदिरा जी के बारे में कहती हैं, जो जहाँ की अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको पार्लियामेंट में कहा था कि एक दुर्गा का रूप है, और वो एक हिंदुस्तान में ही फेमस लेडी नहीं थी और ना है, ऑल ओवर द वर्ल्ड मिसेस गांधी को कौन नहीं जानता। मतलब मिसेस गांधी का अपना एक अलग ऑरा, एज अ वुमन एंड एज अ पॉलिटिशियन, और हम एज अ वुमन बात कर रहे हैं उनके बारे में। तो महिला अधिकार अभियान में क्या करेंगे आप? हमने ये सोचा है कि जैसे 19 तारीख है तो 2 शिफ्ट में हम कर रहे हैं। हाँ जी। फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। ओके। तो फर्स्ट हाफ में या तो अर्बन या रूरल, जहाँ जो जैसे सूट करेगा उसमें करेंगे, और उसमें हम 3-4 स्पीकर्स बुलाएंगे अच्छे, जो बोल सकें, और खास तौर से हम वो बुलाएंगे जिनको कानून की जानकारी है। हाँ, मतलब वो भी समझ एडवोकेट हैं, एडवोकेट हैं, और उस सीधी लैंग्वेज में बोलें जिसमें आम गांव की औरत उस बात को समझ सके कि हमारे अधिकार क्या हैं। सच पूछे तो आज गांव की औरत को ये भी नहीं पता कि उसके अधिकार क्या हैं। जब हम जाते हैं तो हमें लगता है कि इनको कैसे समझाओ, क्या करो, क्योंकि गांव में आज भी वो इतना घूंघट कम नहीं हुआ है। बिल्कुल। और वो इतनी परेशान रहती हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है। उनको ये नहीं पता कि अगर हमारा हैंडपंप खराब है तो हमको किसको कांटेक्ट करना चाहिए। अब तो हालांकि जनप्रतिनिधि जो 33% आरक्षण है उसमें चुन के आने लगी, धीरे धीरे शक्ल बदलने लगी है। आपके सरपंच भी आ रही हैं, सब आ रही हैं, तो वो थोड़ी सी वर्बल तो हुई है, लेकिन आज भी थोड़ा वक्त लगेगा। तो इस अभियान में हमने यही सोचा है कि कम से कम ये शुरुआत की जाए तो राजस्थान, उत्तरांचल, पंजाब और केरला, ये 4 स्टेट्स हमने लिए हैं। और ये मान लीजिए कि ये एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट है। हम कितने सफल होते हैं तो हम इसको पूरे हिंदुस्तान में चलाने के पूरे प्रयास कर रहे हैं। और इसके साथ हमने एक बात और भी की है कि जो पोस्टर्स होते हैं, जो बड़े बड़े हम एड्स लगाते हैं, उनको हम रीजनल लैंग्वेज में करें, जिससे कि जो अनएजुकेटेड है वो भी समझ सके। जैसे मैं पिछले दिनों महाराष्ट्र गई, जब मैं पुणे गई तो पुणे में जितनी औरतों ने भी अपनी बात कही, और चुनी हुई जनप्रतिनिधि जो थी, उन्होंने सबने अपने भाषण मराठी में दिए। बिल्कुल सही बात है। तो हम बात तो करते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन जब तक हम उनके दिल की तह तक नहीं पहुंचेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई ना कोई चेंज हम ला पाएंगे। आप अपने टेन्योर में क्या सपना लेकर आई हैं? कार्यक्रम खत्म होने वाला है, लेकिन ये आपसे जरूर जानना चाहूंगी ममता जी। देखिए, मेरे टेन्योर में मेरा सपना है कि 100% तो चेंज भगवान चाहे तो ही हो सकता है, लेकिन अगर मैं 30 और 50 के बीच में भी कुछ बदलाव ला पाई तो मैं सोचती हूँ कि मैंने बहुत बड़ा काम करूंगी। और मेरी इच्छा है कि इस सीट पे बैठ के मैं रैलिश ना करूं, और ये ना सोचूं कि मुझे ये सीट इसलिए दी गई है कि मैं बैठ के और अपना एंजॉय करूं इस सीट पे। और दिल्ली में भी मेरी यही हालत है कि मैं सुबह 10 बजे से और शाम को 5 बजे तक, 6 बजे तक, जब तक केसेस आते रहते हैं, मैं ऑफिस में बैठती हूँ। एक बिंदु बताइए कि एक कन्या को देखते हुए आप उसको कहाँ, लड़की, भारत की एक छोटी सी लड़की को आप कहाँ देखना चाहती हैं? देखिए, इच्छाएं तो बहुत हैं,
एक बता दीजिए। कि हम उसको राष्ट्रपति देखें, और ये एक बड़ा हमारे देश के लिए तो बहुत बड़ी बात हुई है कि पहली महिला राष्ट्रपति जाके बैठी हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज 4-5 हमारी मुख्यमंत्री महिला हैं, तो मैं चाहती हूँ कि महिलाएं और 50% मुख्यमंत्री महिला बने। और स्पीकर रह चुकी हैं, और अभी मीरा कुमार जी स्पीकर हैं। बिल्कुल। तो ये महिलाओं के एक अपलिफ्टिंग के लिए, जिसे कहना चाहिए कि एग्जाम्पल सेट हो रहे हैं। भारत की कन्या को सपने देना चाहती हैं। सपने नहीं देना चाहती हूँ कि वो ऐसे सपने देखें कि उनका सपना सच हो, हकीकत में बने। हकीकत में बने। बिल्कुल। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया ममता जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई। तो ये थी ममता शर्मा, चेयरपर्सन NCW। अगले रविवार हम फिर होंगे आपके बीच, तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।